हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता और आज आप माई क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में हैं बच्चे। आज का जो सेशन है वो बेसिकली 2017 टू 2018 के बीच में एनएसओ का जो प्रीवियस ईयर सेट ए पेपर हुआ है उनके डिस्कशन के बारे में है। जैसा कि आप सबको पता है एनएसओ में आपका बेसिकली दो कैटेगरी होता है, जिसमें एक लॉजिकल रीजनिंग और एक पूरा का पूरा साइंस सेक्शन आता है, जिसमें केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स होता है। तो अभी हम 2017 से 2018 के बीच में फिजिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए थे प्रीवियस एनएसओ के पेपर में उनके डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो चलो इससे पहले कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको एक सिंपल सा रूल बताना चाहता हूं कि भैया गाइडलाइंस में आपको सबसे पहले 10 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं ताकि आप अपने ओएमआर फिल कर सके, डाटा फिल कर सके और चीजों को पढ़ सके सही से। दूसरा, सर लॉजिक रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, फिर साइंस के 35 क्वेश्चन आते हैं। ये सारे 35 क्वेश्चन बच्चे एक मार्क्स के होंगे, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता यार, बहुत सिंपल सी बात है। अचीवर सेक्शन में बच्चे 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्कर स्टिल अभी भी नहीं है। तो ध्यान से देखना कि सर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो जरूर करके आना, एग्री। चलो बच्चे, इसके अलावा एक सिंपल सा कुछ चीज है, ये आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर 4 ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन करेक्ट होगा जो आपको ओएमआर पर फिल करना होगा। ध्यान से बच्चे, ओएमआर को सही तरीके से फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो एक चीज ध्यान में जरूर रखना। तो चलो आज का जो सेशन है उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर के 2017 टू 18 के बीच में फिजिक्स के, उनके डिस्कशन की बात करते हैं। तो पहले साइंस सेक्शन में पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का है। एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक बार क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। क्वेश्चन सिंपल सा है, कह रहा है द डायग्राम शोज एन सर्किट कंटेनिंग 3 बल्ब्स, 1 2 3 बल्ब दिए हुए हैं। कह रहा है इस कनेक्टेड एंड 12 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द करंट आई फ्लो अक्रॉस 6 वोल्ट। 6 वोल्ट के बीच में कितना करंट फ्लो हुआ होगा। इसको एक बार देखने के लिए क्या ही करेंगे, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अपने को निकालना है। चलो सबसे पहला, सर अगर आप यहाँ पे देखें 12 ओम का जो बैटरी लगा है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है और ये 6 ओम है। बच्चे देखना, ये 3 और ये 6 ओम किस में जुड़े हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चे ये जो 3 ओम है और 6 ओम है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है। सर ये बैटरी है 12 वोल्ट की, और यहाँ पे सर मेरे पास एक 4 ओम का बल्ब जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे बच्चे 3 ओम और 6 ओम का ये बल्ब जुड़ा हुआ है। क्या आपको ये सर्किट सही से समझ में आया? ध्यान से देखना, सर करंट पहले जाएगा, सर 4 ओम से फ्लो होगा, फिर यहां से देखना 3 और ये 6 ओम, ये दोनों पैरेलल जुड़े हुए हैं, और सर उस पे भी आपको इससे जो करंट आ रहा है वो करंट निकालनी है। अब अगर ये आपको सर्किट दिख गया तो आपको मेरे ख्याल से लगभग चीजें पता भी चल जाएंगी। मैं एक बार टोटल निकाल लेता हूं कि सर जो करंट है कैपिटल आई सर्किट में वो कितना फ्लो हो रहा होगा। चलो एक बार निकालते हैं। सर सर्किट में मेरे पास, मैं आर इक्विवेलेंट निकालूं तो सर देखना इन दोनों का, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो इनका आर 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर 1/R1 विच इज 3 प्लस 1/R2 विच इज 6 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2। यानी बच्चे इन दोनों का आर इक्विवेलेंट 2 ओम आ रहा है। अब इनका आर इक्विवेलेंट 2 ओम है और ये 4 ओम है, तो सर जो नेट आर इक्विवेलेंट आएगा वो 2 + 4 आएगा, यानी सर 6 ओम आएगा। और बाकी मैं ओम्स लॉ से अगर निकालूं बच्चे, किससे, ओम्स लॉ अगर अप्लाई करता हूं तो ओम्स लॉ कहता है V = I × R इक्विवेलेंट। V है 12, I की वैल्यू नहीं पता है, R इक्विवेलेंट है 6 ओम, तो यहां से बच्चे I की वैल्यू 2 एम्पियर आ जाएगी। यानी I मेरा कितना फ्लो हो रहा है सर, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सर ये तो पता चल गया। अब ध्यान से देखना, सर अब यहां से अगर मैं देखूं तो सर ये 4 ओम में भी करंट कितना जाएगा, सर 4 ओम में भी करंट जाएगा सर 2 एम्पियर। अगर 4 ओम में बच्चे करंट 2 एम्पियर जाएगा तो 4 ओम में मैं पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लेता हूं, तो V1 की वैल्यू क्या होगी। यहां से देखना, मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, ओम्स लॉ इन 4 ओम रेजिस्टेंस में। तो सर पोटेंशियल V1 इजिकल टू करंट कितना जा रहा है सर 2 एम्पियर इंटू V = I × R, R कितना है 4, तो V1 की वैल्यू क्या 8 वोल्ट आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अब देखना, सर ये 3 ओम और ये 6 ओम दोनों पैरेलल हैं और इनके बीच का मैं पोटेंशियल डिफरेंस मान लेता हूं V2। V2 क्या है सर 3 ओम 6 ओम के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। और देखना बच्चे 4 और ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V1 + V2 अगर मैं देखूं तो सर 12 वोल्ट आएगा। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 - V1, यानी V1 की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। यस और नो, तो V =
V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 वोल्ट आ जाएगी। यानी सर इस 6 ओम के बीच में भी सर 4 वोल्ट का बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, रेजिस्टेंस पता है, करंट नहीं पता है। तो अगर मैं फॉर 6 ओम के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करूं तो V हो जाएगा 4 वोल्ट इजिकल टू, सर इसमें करंट I इंटू R, रेजिस्टेंस कितना है सर 6 है। तो यहां से बच्चे जो 6 ओम में करंट फ्लो हो रहा होगा वो 4/6 यानी 2/3 यानी 0.6 के पास आएगा। यानी ऑप्शन सी का मेरे पास करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर। चलो अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो ग्रेविटेशन का है। ग्रेविटेशन भी आप लोगों को सारी चीजें पता है। कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 hours. The separation between Earth and satellite is increased to 4 times the previous value. Then new time period will become a. तो यहां पे ध्यान से देखना सर, ये मेरे पास अर्थ है, अर्थ है और ये मेरे पास बच्चे सैटेलाइट है जो कि इसके अराउंड ट्रैवल कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, जिसका टाइम पीरियड टी की कितना वैल्यू दे रखा है सर 5 आवर दे रखी है। और मैं मान लेता हूं अभी इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। कह रहे हैं सर इफ सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इंक्रीज 4 टाइम्स। अब सर अगर अर्थ ये है मेरे पास और सर 4 टाइम्स मैंने इसका क्या कर दिया, डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया सैटेलाइट का, कितना सर 4 टाइम्स, यानी ये 4 आवर डिस्टेंस हो गया। अब सर इसका जो फाइनल टाइम पीरियड है टी डैश मान लेता हूं, वो कितना होगा वो निकाल रहा है। तो आपको कैपलर्स लॉ से पता है बच्चे, कैपलर्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे, जिसका थर्ड लॉ क्या कहता है सर, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है सर आर क्यूब। जहां टी होता है उस सैटेलाइट या उस प्लैनेट का टाइम पीरियड आर होता है सर सेपरेशन। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बच्चे पहले अगर देखूं तो पहले का जो टाइम पीरियड T1 है वो मैं इक्वल टू लिख सकता हूं सम कांस्टेंट इनटू T1 स्क्वायर आर क्यूब, और जो टी डैश है उसको सम कांस्टेंट इनटू जो बाद में मेरे पास ये रेडियस आया है आर डैश, उसका होल क्यूब लिख सकता हूं। तो क्या बच्चे T1 स्क्वायर, सॉरी ये T1 स्क्वायर है, तो T1 की वैल्यू यानी 5 है, यानी 5 अपॉन टी डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, के से के कट जाएगा, पहले डिस्टेंस आर था अब 4 आर हो गया है सर, इसका होल क्यूब, यस और नो, आर से आर कट जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चे तो टी डैश की वैल्यू 5 स्क्वायर इंटू 4 क्यूब आएगा, यस और नो, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 4 हो जाएगा 16, सॉरी 16 और इंटू 4 है, 4 क्यूब है, कितना आ जाएगा, यानी ये 1600 आवर हो जाएगा, 2500 का 100 इंटू 16 यानी 1600 आवर। पहले ये 5 आवर दिया है, इंक्रीज टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो अच्छा टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया है, सॉरी टी डैश स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 आया है, तो टी डैश की वैल्यू अंडर रूट 1600 आ जाएगा, यानी टी डैश की वैल्यू 14 आवर आ जाएगा। यानी ऑप्शन मुझे दिख रहा है सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो इसी तरह बच्चे मैं एक बार थर्ड ऑप्शन देखता हूं क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक बार देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम शिप टू द सी बेड, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, ठीक है, जिसको CRO भी बोलते हैं, प्लेस्ड इन द शिप एज अ ट्रेस, अ पल्स सेंट फ्रॉम द शिप एंड रिफ्लेक्टेड पल्स दैट रिटर्न्स द टाइम बेस सेटिंग फॉर द एक्स एक्सिस इज 50 millisecond per division. The speed of ultrasound in water is 1500. Find the distance from the ship to the bed sea. तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूँ बच्चे। ये मान लो मेरे पास C है जिसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ D है, और ये मेरे पास शिप है, ठीक है ना। शिप से अगर मैं अल्ट्रासाउंड कोई भी वेव क्रिएट करूंगा तो बच्चे वो पहले यहां से टकराएगी और टकराने के बाद फिर आएगी और रिसीव होगी। तो बच्चे ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो कितना किया है सर, D प्लस डी, है ना। तो मान लो सर T इज इक्वल टू 0 से मैंने एक अल्ट्रासोनिक वेव क्या किया सर, मतलब भेजा, ठीक है। फिर रिसीव करने में सर इसे कुछ टाइम लगा होगा जिसको मैं कैपिटल T बोल देता हूं।
अब ये क्या कह रहा है कि सर जब मेरे पास मैंने सेंड किया पल्स को तो वो यहां पर था और रिफ्लेक्टेड पल्स फ्रॉम द बेड वो यहां से आया। अब कितना टाइम लगा होगा देख लेते हैं। सर देखना, एक पल्स को भेजा, कितना डिवीजन सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 डिवीजन है। 12 डिवीजन का मतलब बच्चे जो टोटल टाइम लगा उसको एक डिवीजन में 50 मिली सेकेंड, तो 12 डिवीजन में 12 इंटू 50 मिली सेकेंड हो जाएगा, यानी 12 25 60, यानी 600 मिली सेकेंड हो जाएगा, यानी 600 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड होगा। यस और नो? और आपको एक चीज और पता है, क्या पता है सर, यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर यहां से जो वेलोसिटी है वो स्पीड कितना है सर, उसकी स्पीड वाटर के अंदर 1500 मीटर पर सेकेंड है। अब देखना, अगर मेरे को ये पता है सर डिस्टेंस क्या होता है, सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू सर जो टाइम आया। अब देखना डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया सर, 2d, सर d प्लस डी, 2d टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। स्पीड कितना है सर, स्पीड है 1500, सर 1500 इंटू टाइम कितना लग रहा है सर, 600 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 45, 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 450 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरे पास सिंपल सा क्लियर है, मतलब आपको आइडिया लग गया होगा ग्राफ को देखकर। तो वही एक सिंपल सा चीज था, है ना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। कह रहा है लेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम इज μ12 एंड इट्स क्रिटिकल एंगल θc है। यानी बच्चे आपको ये पता है कि ये मेरे पास डेंसर मीडियम है, डेंसर है जिसको मीडियम 1 माना है, और ये रेयरर है जिसको मीडियम 2 माना है। सर एक लाइट रे आए और अगर इसका क्रिटिकल एंगल सर θc हुआ तो सर ये इस तरह से वापस भी चला जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल रे, है कि नहीं, मतलब सिंपल सा ही है। सर ये आया और क्रिटिकल एंगल पे होगा तो सर रिफ्रैक्टेड एंगल आर की वैल्यू 90 होगी। सर यहां तक तो मुझे पता है, इसका मैं सर μ1 मान लेता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लेता हूं। तो बच्चे आपको एक चीज पता है कि यहां पे अगर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो लिखूंगा सर μ1 इंटू साइन θc इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर जो कि 90 डिग्री है, यानी साइन θc की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, μ2 बाई μ1। और μ2 बाई μ1 को क्या कह रहा है, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मेरा मीडियम 2 है, तो μ12 क्या है, बेसिकली μ12 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 जो कि रेयरर मीडियम है, ये हो जाएगा μ1 बाई μ2, है कि नहीं। तो बच्चे इसकी वैल्यू क्या 1/μ2 1 लिख सकता हूं, सॉरी μ12, है ना, μ1 बाई μ2 की वैल्यू है, तो साइन θc इक्वल टू 1/μ12 हो गया। कह रहा है एट एन एंगल इंसिडेंट ए व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम अ पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड and the rest refracted at angle between reflected and refraction ray is 90 degree. What is the relation between angle A and θc? तो पहले सिचुएशन से ये चीज समझ में आया, दूसरे सिचुएशन से देखना क्या समझ में आया। सर दूसरा सिचुएशन कह रहा है कि मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं, कह रहा है कि एट एन एंगल इंसिडेंट A when light is traveling from denser medium to rarer medium। कह रहा है सर ये डेंसर मीडियम ही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लूं, ये रेयर मीडियम है μ2 मान लूं। अगर मेरे पास बच्चे ये जो इंसिडेंट एंगल है कितना है सर A है, तो इसका कुछ पार्ट बच्चे रिफ्लेक्ट भी होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो ये भी एंगल A होगा, और कुछ पार्ट कह रहा है इसका रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्ट होगा तो सर डेंसर से रेयरर में आ रहा है तो ऑफ कोर्स से बात है नॉर्मल से थोड़ा सा दूर चला जाएगा, और इनके बीच का एंगल कह रहा है सर ये 90 डिग्री है। तो कह रहा है बच्चे इस A और θc में रिलेशन क्या होगा। अच्छा ये अगर 90 डिग्री ये A है तो ये जो एंगल अभी रिफ्रैक्टेड एंगल है क्या ये 90 माइनस A होगा, सर पूरा का पूरा 180 होता, ये A है ये 90 है तो ये 90 माइनस A है। अब इस सिचुएशन पे जरा स्नेल्स लॉ अप्लाई करना,
स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा तो यहां पे क्या आएगा सर μ1 इंटू साइन थीटा साइन ए इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90 माइनस ए, है ना। और यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं साइन, इस इक्वेशन को एक बार ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे सर ये हो जाएगा μ1 बाई μ2 इंटू साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाता है बच्चे। और μ1 बाई μ2 की वैल्यू है कितनी, μ1 बाई μ2 की वैल्यू है μ1 बाई μ2 की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा सी, 1 अपॉन साइन थीटा सी इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन, इसको नीचे ले आता हूं साइन ए। अब इस इक्वेशन को देखना सर, इसको पलट दूं तो साइन थीटा सी कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा सी हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चे टैन ए। तो यहां से आपको साइन थीटा सी इक्वल टू टैन ए इक्वेशन आ जाएगी। बस वही है कि सर जो जो कहता गया है एक बार मैं करता जाता हूं और फिर मुझे जो रिलेशन ए और थीटा सी के बीच में निकालना है वो चीजों से वो देख के निकाल लेता हूं। बोलो क्लियर है। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बेसिकली फोर्स का है और फोर्स और टाइम में भी काफी अच्छा रिलेशन है, आपको पता है। कह रहा है एक वेरिएबल फोर्स है, दिख रहा है सर ये फोर्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, तो वेरिएबल फोर्स है ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m kg। एक पार्टिकल जिसका मास m kg है सर, उस पे एक फोर्स लग रहा है सर F इज इंसिडेंट ऑन अ फोर्स टाइम ग्राफ में दिखाया गया है चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 से 6 के बीच में, 0 से 6 के बीच में चेंज इन टाइम इंटरवल निकालना है। अब आपको एक लॉजिकल सा सेकंड लॉ से आपको एक चीज पता है क्या सर, किसी भी ऑब्जेक्ट में लगाया हुआ फोर्स उसके चेंज इन मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम को फोर्स इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं, यानी F इंटू डेल्टा टी बेसिकली है क्या सर, ये है एरिया अंडर द कर्व ऑफ F वर्सेस T ग्राफ। ठीक है, अब यहां पे सर फोर्स डेल्टा पी क्या है, फोर्स और टी यानी टाइम का जो ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व है वो। अब एरिया अंडर द कर्व अगर देखूं तो क्या यही जो पूरा एरिया में बनाया हूं यही एरिया अंडर द कर्व है, तो पहला इसका एरिया कितना हो जाएगा सर, ये ऊपर है पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव का होगा सर हाफ इंटू बेस, बेस 2 है इंटू हाइट, हाइट कितना है सर, हाइट यहां पे देखोगे तो आप 6 है, कितना आ जाएगा सर 6। अगर इसका एरिया देखोगे A2 मान लूं, A2 हो जाएगा सर रेक्टेंगल है, ठीक है ना, जिसका बेस कितना है सर, बेस 2 है और हाइट देखो तो -3 है, तो कितना हो जाएगा सर -6। और इसका एरिया A3 अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा सर, बेस 2 है और हाइट कितना है 3 है, कितना हो जाएगा सर +6। तो ये डेल्टा पी की जो वैल्यू है बच्चे, डेल्टा पी हो जाएगा जो टोटल एरिया A1 + A2 + A3। A1 कितना है 6, A2 है सर -6, A3 है सर 6, कितना आ जाएगा सर 6 kg/s। तो ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बस इतना सा आपको एक इंफॉर्मेशन याद रखना होगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का स्टेटमेंट वाला एक बार देख लेते हैं। कह रहा है सर स्टेटमेंट 1 है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर। नहीं यार, ऑब्जेक्ट और इमेज की वजह से थोड़ी ना होता, वो तो इसके स्फेरिकल शेप F = r/2 होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है। अब दूसरा मतलब पहला स्टेटमेंट तो फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट देख लेते। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, R होता है सर 2F के बराबर, तो सेकंड भी तो ऑप्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट आएगा। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, है ना। Which of the following statement are incorrect? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से इनकरेक्ट है? कह रहा है a typical solar cell can produce about 0.5 watt electricity when exposed to sun। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एक टिपिकल सोलर ठीक है, एक टिपिकल सोलर सेल में 0.5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। नहीं बच्चे, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर सोलर सेल से इतनी ज्यादा सन के रिस्पेक्ट में क्रिएट हो जाता तो फिर बात ही नहीं थी। पहला ऑप्शन मेरे पास फॉल्स है।
ठीक है, ये इंफॉर्मेशनल डाटा है यार बच्चे, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वलेंट टू अबाउट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल ट्रू है। सॉरी, 1 एटॉमिक मास ये ट्रू है बच्चे। ठीक है, कहने का मतलब है एक यूनिट मास, एक एएमयू से कितनी एनर्जी रिलीज हो सकती है। आपने एक इक्वेशन पढ़ा हुआ होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर मास एक एएमयू है और सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ होती है, तो बच्चे जो एनर्जी होती है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एमयू मास से जो मैं इक्विवेलेंट एनर्जी निकाल सकता हूं वो 931 है, ये ट्रू बात है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन थर्मोन्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। नहीं बच्चे, थर्मोन्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से नहीं डिपेंड करता, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन से करता है, ये भी मेरे पास फॉल्स है। चौथा देखते हैं, सोलर सेल आर लेस एक्सपेंसिव एंड हाईली एफिशिएंट। आप खुद सोचो, अगर सोलर सिस्टम लेस एक्सपेंसिव होता और हाईली इफेक्टिव होता तो क्या आज ये हर जगह बिल्डअप नहीं हो पाता। एक्चुअली में ये इनिशियल इसका बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाता है और उतनी इफेक्टिव है नहीं, ठीक है, मतलब आप इतना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं निकाल पाते हो, तो इस वजह से इस पे अभी काम भी चल रहा है, तो ये भी मेरे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। इंडियन रिसीव सोलर एनर्जी इक्विवेलेंट 500 ट्रिलियन किलोवाट आवर पर ईयर, ये भी बच्चे फॉल्स है, इतना ज्यादा मेरे पास अभी इंडिया में है नहीं, ठीक है, तो ये भी आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड है। तो सेकंड वाला ट्रू है, बाकी फॉल्स है, आपको इनकरेक्ट ऑप्शन छाटना है, यानी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आंसर करेक्ट है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेना कि किस तरह से मैं एक एएमयू को डिसाइड करता हूं। एक एएमयू का मतलब क्या होता है सर, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम का जो मेरे पास मास होता है उसे एक एएमयू बोलते हैं। ये एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मुझे लग रहा था कि आप लोगों को शायद बाद में जरूरत पड़ सकती है, तो एक बार देख जरूर लेना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपार्टमेंट ब्लॉक्स रिसीव वाटर फ्रॉम अ नियर बाय रिजर्वायर। एक रिजर्वायर से वाटर क्या हो रहा है, एक अपार्टमेंट को जा रहा है। अ पंप इज नेसेसरी टू लिफ्ट द वाटर इनटू अ स्टोरेज टैंक। यहाँ पे आपको एक स्टोरेज टैंक दिख रहा होगा, इस टैंक में उस वाटर को स्टोर करना है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्क्वायर होगा। हाउ मच एनर्जी डज द पंप सप्लाई, कितना एनर्जी पंप सप्लाई करेगा, सो जो सप्लाई टू लिफ्ट ईच किलोग्राम, 1 kg वाटर को इस टैंक से यहां ले जाने में, ठीक है। तो देखना, अगर आपको सिंपल बात करूं बच्चे, तो सर ये मेरे पास 10 मीटर हाइट है, ये 50 मीटर हाइट है। अब मुझे बेसिकली पानी को सर यहां से ले जाके यहां तक लाना है, यानी सर यहां से 1 kg पानी उठाकर सर मुझे कहां तक लेकर जाना है, सर मुझे यहां तक लेके जाना है 1 kg वाटर, है ना। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो बच्चे ये मेरे पास ग्राउंड लेवल मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 1 kg वाटर का, सर mgh, जो कि होगा 1 × g × h की वैल्यू में अगर देखूं तो कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये 50 है, ये कितना हो जाएगा हाइट, सर ये 40 मीटर हो जाएगी, तो इंटू 40 कर देता हूं। और सर यहाँ पे अगर 1 kg वाटर का क्या देखूं, पोटेंशियल एनर्जी देखूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, m कितना है 1 kg, g 10 है, h यहाँ पे कितना है, सर h यहाँ पे 50 है। अब बच्चे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन हुआ वो कौन गेन करेगा, सर जो यहाँ पे पंप लगा है, पंप ही तो एनर्जी देगा, तो एनर्जी गिवन बाय पंप ये क्या होगा बच्चे, चेंज इन उसके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल कितना है सर 10 × 50, पी इनिशियल कितना है सर 10 × 40, तो कितना आ जाएगा 10 × 10, यानी 100 जूल आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है। सिंपल सा कहानी था, है ना, ये भी पावर एनर्जी का ही क्वेश्चन है, सिंपल ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, कह रहे हैं लाइट रिफ्रैक्शन का ही है, कह रहे हैं फिगर पी क्यू आर आर एस एस पी वॉल फ्रॉम पी क्यू आर एस ईच मेजरमेंट 8, सबका मेजरमेंट कितना है 8 मीटर है, ठीक है। फिर कह रहा है द वॉल पी क्यू हैज अ फुल लेंथ प्लेन,
PQ पूरा का पूरा प्लेन मिरर है। अ कैमरा इज प्लेस्ड एट पॉइंट M, M पे है जो कि मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट पे सर कैमरा है ना। और फिर कह रहा है इन ऑर्डर टू टेक क्लियर इमेज ऑफ पॉइंट R, पॉइंट R का क्लियर इमेज देखने लिए कैमरा शुड बी फोकस्ड एट। तो बच्चे आप देखना, अगर मैं इस R का, इस पॉइंट R का, इस पॉइंट R का अगर इमेज देखूं तो सर मिरर से जितने डिस्टेंस पे R है उस R का इमेज R डैश, जो कि इमेज मैं कह रहा हूं वो यहां पे बनेगा फ्रॉम प्लेन मिरर, जिसकी डिस्टेंस यहां से कितनी होगी सर, यहां से 8 मीटर होगी। भाई प्लेन मिरर में जितना ऑब्जेक्ट है सर उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज भी बनता है। अब अगर इसको मुझे फोकस रखना है बच्चे, तो फोकस रखने के लिए आपको ही पता है सर, ये जो कैमरा है ना इस पे फोकस रखने के लिए कितने डिस्टेंस पे इसको फोकस रखना पड़ेगा सर, ये डिस्टेंस। और ये देखना ये डिस्टेंस कितना होगा सर, ये पूरा का पूरा SR 8 मीटर था, तो ये मिड पॉइंट पे ये 4 मीटर हुआ। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये कितनी हो जाएगी सर, ये 16 है, ये मेरे पास 4 है, तो सर इसकी जो लेंथ है वो अंडर रूट सर 4 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर होगी कि नहीं, होगा ना। तो मोर देन मेरे पास क्या होगा सर 16 मीटर, 16 मीटर से तो ज्यादा ही है सर, 16 स्क्वायर का अंडर रूट होता था 16, ये तो 16 स्क्वायर से ज्यादा का अंडर रूट है, तो 16 से मुझे ज्यादा ही लगेगा, ठीक है ना, फोकस पॉइंट। तो वो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर, आई होप कि आपको सिंपल सा समझ में आ गया। फोकस करने का मतलब सर भाई जो इमेज मुझे क्लिक करना है कैमरा को उसी डिस्टेंस पर फोकस करना पड़ेगा, तो ये उसका फोकल लेंथ होगा, ठीक है। कह रहा है अ मैन इज अ लिफ्ट, देखना मोशन अंडर ग्रेविटी का है, कह रहा है अ मैन इज लिफ्ट असेंडिंग विद एक्सेलरेशन थ्रो अ बॉल वर्टिकली अप अ वेलोसिटी u and catches it after t1. Afterward, when the lift is descending with the same acceleration, the man again throw a ball vertically up with the same velocity and catch it after time t2. The velocity of the projection of ball is. तो ध्यान से देखना यहाँ क्वेश्चन क्या रहा है बच्चे, बहुत सिंपल सा है। कह रहा है सर मेरे पास एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट पे एक बंदा खड़ा था, अभी पहले लिफ्ट असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ जा रहा था, किससे सर, किसी एक्सेलरेशन ए से। अब अगर एक्सेलरेशन ए से अगर जा रहा है तो ये क्या किया सर, इस कॉइन को इनिशियल स्पीड u से भेजा, है ना। फिर ये तो पहला सिचुएशन था, और फिर ये इसके फिर हाथ में आने में यहां पे टाइम लगा t1। दूसरे सिचुएशन में क्या कह रहा है सर, दूसरे सिचुएशन में कह रहा है कि ये सेम एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा था और ये बंदा जब कॉइन फेंकता है उसी वेलोसिटी से फेंकता है, मगर अब इसको इस हाथ तक जाने में लग रहा है टाइम t2। तो बच्चे पूछ रहा है इस u की वैल्यू g t1 और t2 के फॉर्म में, ठीक है। तो एक बार यहां पे मैं सॉल्यूशन आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। पहला सिचुएशन था कि सर मेरे पास ये जो लिफ्ट है इसमें जब मैंने कॉइन को बच्चे फेंका इनिशियल वेलोसिटी u से और इसका एक्सेलरेशन हो रहा है a से, तो मैं अब यहां पे बस एक चीज देखना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं लिफ्ट पे ही जाके देख रहा हूं, लिफ्ट पे ही जाके देख रहा हूं। तो अब एक चीज आप ध्यान से देखना बच्चे, आपने एक चीज जरूर देखा होगा सर, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, जैसे मैंने मान लो पेन फेंक दिया, ठीक है ना, पेन फेंका, अगर लिफ्ट रुकी हुई होती तो सर पेन जी के एक्सेलरेशन से नीचे आती, यानी सर इस मेरे हाथ के हिसाब से अगर मैं इस पेन को देखूंगा तो ये तो जी से ही नीचे आ रही है ना। अब सोचो सर मैं मेरा हाथ भी ऊपर जा रहा है और पेन नीचे जा रहा हूं, तो बताना सर ये जो नीचे जाने का रेट है ये ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ध्यान से देखना सर। ये तो मेरे हाथ को क्या लगेगा, अब तो ये जल्दी पकड़ लिया, यानी सर जब मेरे पास लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सर इसका रेफरेंस पॉइंट अगर मैं इसको देखूंगा तो बच्चे ये जो कॉइन है जिसको आपने इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, अब इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चे सर, लिफ्ट के वजह से जो एक्सेलरेशन था प्लस जो ग्रेविटी के वजह से एक्सेलरेशन है दोनों ऐड हो जाएगा,
ध्यान से देखना, अगर सर मेरा हाथ रुका हुआ होता तो इसको छोड़ता, हाथ को लगता कि ये जी से नीचे आ रहा है, बट अब मैंने जब पेन को छोड़ा तो पेन जी से नीचे आ रहा है और ये ए से ऊपर जा रहा है। अब बच्चे इस हाथ को तो ऐसा लगेगा ना कि ये ए प्लस जी से नीचे आ रहा है। तो यहां पे ये एक कहानी मुझे पता चलनी है। और सर मुझे फिर इसी कॉइन को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा कितना, t1। ये तो पहला केस था, यस और नो। दूसरे केस में क्या हुआ था सर, दूसरे केस में ये जो लिफ्ट है बच्चे, ये लिफ्ट में से जब मैंने कॉइन को छोड़ा, फेंका, तो सर ये अब नीचे की ओर जा रहा था एक्सेलरेशन ए से। अब देखना सर, अगर मैं इसी प्लेन के रिस्पेक्ट में देखता, यानी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, तो ये जो बच्चे कॉइन है इसको मैं u वेलोसिटी देता, मगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना आता बच्चे, यहां पे इसको a1 मान लेना, a1 मानने से थोड़ा सा इजी मुझे लग जाएगा। और यहाँ a2 एक्सेलरेशन होगा सर g माइनस ए, कितना होगा बच्चे, g माइनस ए। क्यों, समझना सर, अगर ये रुका होता, छोड़ता तो नीचे जी से जाता, मगर अब ये नीचे जी से जा रहा है और ये भी नीचे ए से जा रहा है, तो सर इस हाथ के लिए तो इसका एक्सेलरेशन धीरे हो जाएगा ना, धीरे होगा, कितना, जी माइनस ए हो जाएगा। और ये इसको यहां से फिर इसे लिफ्ट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम t2 लग रहा है। अब आप एक सिंपल सा कहानी देखना, सिंपल सा कहानी क्या है सर, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सर इनिशियल वेलोसिटी u से फेंकू और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है, और ये यहां से t इक्वल टू 0 पे फेंकू, और जब बॉल यहां पे आए तो t इक्वल टू कुछ टाइम हो गया जो पता नहीं कितना है, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन a है, बताना बच्चे इस पॉइंट a से फिर पॉइंट a पर जाने पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सर आपको भी पता है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो आपको न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर डिस्प्लेसमेंट है 0, इनिशियल वेलोसिटी u है, टाइम लगा है t, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो माइनस ए लिख देता हूं, और t स्क्वायर हो जाएगा सर t स्क्वायर। इस इक्वेशन से आप देखना तो आपको क्या पता चलेगा, हाफ at स्क्वायर इक्वल टू होगा ut। सर t से t चला जाएगा तो t की वैल्यू 2u बाई a आ रहा है क्या, बस यही इक्वेशन का मैं यूज करने वाला हूं। सर यहां अगर आप देखो तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, t1 आएगी u अपॉन 2a1, क्योंकि अभी इसका एक्सेलरेशन नीचे a1 है, कितना होगा सर u अपॉन 2g प्लस ए। तीसरे में सर टाइम t2 लग रहा है, वो कितना होगा u अपॉन 2 सर a2, कितना लग रहा है सर a2 एक्सेलरेशन है, कितना होगा u अपॉन g माइनस ए। बोलो बात सही है। अब सर इन्हीं दोनों का इक्वेशन का यूज करके मुझे u की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहां पे ध्यान से देखना सर, g प्लस a की वैल्यू यहां पे देखो तो u अपॉन 2t1 आएगा, 2g प्लस ए यहां पे ले आया, t1 नीचे भेज दिया, सॉरी g प्लस ए यहां पे ले आया, t1 यहां भेज दिया, तो g प्लस ए इक्वल टू u अपॉन 2t1। और यहां से अगर देखूं तो g माइनस ए इक्वल टू u अपॉन 2t2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को अगर ऐड कर दो, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो, तो बच्चे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कितना बनेगा सर, देखना g और g ऐड हो जाएगा, 2g बनेगा सर, प्लस है माइनस है सर 0 हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा u अपॉन 2t1 प्लस u अपॉन 2t2। ये वैल्यू आप देखोगे तो u कॉमन ले लो, 2t1 t2, ये हो जाएगा t1 प्लस t2। तो 2 इसको यहां पे एक बार लिख देता हूं, 2g इजकल टू कितना आ जाएगा सर u t1 प्लस t2 अपॉन 2t1 t2। तो u की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 4g t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार बच्चे, ठीक है ना। तो आप अगर प्रीवियस में देखेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन g t1, एक मिनट, ये t1 होगा, 4g आएगा यार बच्चे, एक बार कोई इक्वेशन में गलत तो नहीं हुआ है सर। ये बॉल वर्टिकली अप, वेलोसिटी u कैचेस इट आफ्टर t1,
ठीक है, आफ्टरवर्ड व्हेन लिफ्ट डिसेंडिंग विद सेम एक्सेलरेशन द मैन अगेन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप विद सेम वेलोसिटी एंड कैचेस इट आफ्टर a2 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज, बॉल का प्रोजेक्शन कितना होगा, u की वैल्यू बच्चे 4 आएगा, यहाँ पे एक ऐड कर लेना 4g t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 आंसर आएगा, ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट होगा। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है और ह्यूमन आई का है, थोड़े से ऑप्शन वाले हैं क्वेश्चन। कॉज कह रहा है कौन सा करेक्ट है, पहला देखते हैं, मेटली वायर carrying an electric current has associated with a magnetic field whose direction is given by Maxwell clock screw। ये बिल्कुल मेरे पास ट्रू है, पढ़ते भी तो है कि सर ये जो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो सर इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्लो करने की या मूव करने के, वो मैक्सवेल स्क्रू क्लॉक स्क्रू रूल से ही तो निकालते हैं। कह रहा है सेकंड, द पीपल ऑफ आई act like a variable aperture whose size can be varied with the help of cornea। क्या पीपल के वजह से मेरे पास अपार्चर क्रिएट होता है जो साइज वेरीड करता है, ये फॉल्स है, बिल्कुल नहीं। A DC motor is device which work on basic of electromagnetic induction। क्या DC मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, बिल्कुल नहीं यार बच्चे। डीसी में तो क्या होता है मोटर में, सर मैं करंट फ्लो कराता हूं, एक डीसी करंट फ्लो कराता हूं जिसकी वजह से मैं फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तो बात ही नहीं होती है इसके अंदर, है ना। कह रहा है चौथा, अर्थ वायर यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर टू इंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट मेटेलिक बॉडी डज नॉट गिव एनी सेवरल शॉक टू द यूजर, बिल्कुल ट्रू है। अर्थ वायर का काम क्या है, सर अर्थ वायर का काम है कि अगर कोई लीकेज करंट है तो उसे अर्थ में डाइवर्ट कर देना जिससे हमें कोई शॉक ना लगे, ट्रू है। कह रहा है हाइड्रोमेट्रोपिया इज अ आई डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ये तो फॉल्स है बच्चे। हाइपरमेट्रोपिया एलोंगेशन आई बॉल के एलोंगेशन पे थोड़ी ना डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो करेक्ट कौन कौन सा है, केवल पहला और चौथा, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिसिटी का देख ले, द मास ऑफ वायर कॉपर आर इन रेशियो ऑफ 1:3:5, यानी 3 ऑब्जेक्ट हैं सर, 3 मास हैं, m1 डिवाइड बाई m2 डिवाइड बाई m3, ये कितना हो जाएगा 1/3/5, है ना। एंड देयर लेंथ आर, और अगर इनका लेंथ देखो L1/L2/L3, ये कितना आ जाएगा 5:3:1। द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, तो देखना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है सर ρL/A, बात बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैं बच्चे डेंसिटी भी जानता हूं, डेंसिटी क्या होगा, मास इंटू वॉल्यूम, सर मास m ले लेता हूं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा लेंथ A इंटू लेंथ L इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया है। सर एक वायर है, ठीक है ना, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, रेजिस्टिविटी रो है, तो R इक्वल टू हो जाएगा ρL/A, और डेंसिटी क्या हो जाएगा m/V जो कि है A इंटू L, ठीक है। अब यहां से बच्चे मुझे L यानी A की वैल्यू अगर मैं देखूं तो D नहीं m/L इंटू डेंसिटी D आ जाएगी। तो यहाँ पे R की वैल्यू देखूं तो सर ρL/A, A क्या हो जाएगा m/L टाइम्स D, तो ये क्या हो जाएगा ρL² D, D क्या है डेंसिटी है बच्चे, D क्या है, D मेरे पास डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखना बच्चे, अब यहां पे आप देखना R किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, सर देखना डेंसिटी अगर मटेरियल सेम है तो डेंसिटी और उसकी रेजिस्टिविटी ये सेम होगी, लेंथ और मास चेंज हो सकता है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर L²/M पे। तो अब देख लेते हैं सर R1/R2/R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर R1 में सर हो जाएगा, मास तो 1 है जबकि लेंथ 5 है, तो 25/1 रेशियो। सर R2 में सर लेंथ कितना है 3 है, यानी 92, और मास कितना है 3, डिवाइडेड बाई R3 कितना है, R3 में लेंथ 1 है, तो 1 डिवाइड बाई मास कितना है सर 5 है, तो सर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 1/5। सर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई
15 और ये 1, तो 125 15:1, ये R1 R2 और R3 का रेशियो आ जाएगा। सिंपल सा ही था, है ना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वो बेसिकली अचीवर सेक्शन का है, जो 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। बहुत सिंपल सा यार बच्चे, आप ये चीज भी समझते होगे। पहला, सर अगर मैं परपेंडिकुलर कोई वायर लेता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। सर अगर मेरे पास ये परपेंडिकुलर वायर है, ठीक है, परपेंडिकुलर वायर है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और डिस्टेंस, अगर यही डिस्टेंस इससे मैं x मान लेता हूं, तो सर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है I, और R स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप B और R में, या B I, तो सर करंट ही है, और R कितना है सर x है, ये डिस्टेंस बेसिकली x है। तो सर परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस x है, तो x अगर मेरे पास बेसिकली 0 की तरफ हुआ, 0 की तरफ, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड सोचो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या मेरे पास ये जो B है इसका ये ग्राफ नहीं बनेगा? दिख रहा है ना सर, जैसे ही R कम हो रहा है, x कम हो रहा है, वैसे ही B मेरे पास कम हो रहा है, या x ज्यादा हो रहा है तो B की वैल्यू कम आएगी। तीसरा वाला देखना, सर आपको एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज पता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड सोलोनाइड। क्योंकि बच्चे सोलोनाइड में मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह काम होता है, और बार मैग्नेट में आप अगर देखोगे तो जो मैं अगर सोलोनाइड में मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड आपको यूनिफॉर्म दिखता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट की तरह ही तो मेरा सोलोनाइड काम करता है, यानी तो सर इसमें भी तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे वो कैसे होंगे सर? वो भी मेरे पास बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगे। सर यूनिफॉर्म होंगे तो यहाँ पे B क्या आएगा सर? कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट अगर x के साथ कांस्टेंट आया तो सर x के साथ कांस्टेंट यही आ रहा है, तो सर इसका तो ये हो जाएगा, बाकी सर इसका बचा वो ये हो जाएगा। कहानी क्लियर है? यानी सर फर्स्ट का Q है, फर्स्ट का Q है, और थर्ड का आप देख लो, थर्ड का P है, तो मेरे पास B ऑप्शन सही हो जाएगा। कहानी खत्म, है ना। तो ये भी आपको काफी इजी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और इसके बाद बच्चे अगर आपको इससे रिलेटेड, एनएसओ से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है, और कुछ जानना चाहते हैं, और भी पेपर देखना चाहते हैं, तो इस साइट पे एक बार विजिट कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आपको कोई भी क्वेरी है बच्चे रिलेटेड टू एनएसओ के बारे में, तो आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया में क्वेश्चन रेज करके पूछ सकते हैं, आपको डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है ना। चलो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चे, टेक केयर। आई होप कि आपका एनएसओ का पेपर काफी अच्छा हो, ठीक है ना। बाय।